अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीति और वहां की वॉर सिचुएशन में नया उबाल आ गया है। ईरान ने जवाब में न केवल इजराइल पर अपने हमले तेज किए, बल्कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा कि वो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकन बेसेस जो हैं, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, युद्धक ठिकाने, उन पर भी हमले कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। मध्य और पश्चिम एशिया में जो स्थिति में उबाल आया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन साइंस और एनर्जी के नजरिए से। ईरान ने इजराइल पर न केवल हमले तेज किए हैं, बल्कि उसकी पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के लिए अनुमोदन भी दे दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको जानकारी दी थी और बताया था कि क्यों ये जलमार्ग या जल संधि महत्वपूर्ण है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से जोड़ती है। दुनिया का करीब 20% पेट्रोलियम कारोबार इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होता है और इसलिए तमाम देशों की नजर इस पर रहेगी कि क्या ईरान इसका ब्लॉकेट करेगा। हालांकि पहले भी ईरान ने इस तरह की धमकियां दी हैं, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये माना जाता है कि ईरान अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। कई देशों में चाइना भी शामिल है, जिसका यहां से पेट्रोलियम व्यापार होता है। इसलिए अपने करीबी सहयोगी होने के कारण ईरान चाइना को कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये कदम उठाएगा, ऐसा भी माना जा रहा है। भारत की नजर भी इस पर रहेगी, क्योंकि उसका भी जो एनर्जी, भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट पर निर्भर है, आधारित है। भारत सरकार ने भी कहा है कि उसके पास कई हफ्तों का फ्यूल है और तुरंत घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों की स्थिति को देखते हुए भारत की नजर इस पर जरूर रहेगी और ईरान के साथ वार्ता भी इसमें जरूर होगी। पहले ही भारत ने ईरान के साथ जो बातचीत हुई है उसमें स्थिति को कूल डाउन करने की, डीएस्केलेट करने की बात कही है। लेकिन सब कुछ ईरान पर निर्भर नहीं है, अमेरिका और इजराइल पर बहुत कुछ निर्भर करता है और ईरान के पड़ोसी देश इस वक्त क्या व्यवहार करते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ईरान पेट्रोलियम के मामले में और गैस के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है, उत्पादन हो चाहे भंडार हो। उत्पादन के मामले में तो वो दुनिया के 10 प्रमुख देशों में है, तो गैस और तेल के भंडार के मामले में दुनिया के 3 टॉप कंट्रीज में, गैस के मामले में दूसरे नंबर पर और पेट्रोलियम के मामले में, ऑयल के मामले में तीसरे नंबर पर उसके पास भंडार हैं, रिजर्व्स हैं ऑयल और गैस के। ये मैंने बात पिछले वीडियो में आपको बताई थी, उसका लिंक भी यहां पर दे रहा हूं, उसे आप शेयर कर सकते हैं। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि ईरान किसी भी ब्लॉकेट से पहले इस बात को कैलकुलेट करेगा कि बैलेंस ऑफ पावर उसके पास कितना है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की स्थिति जो देखें तो बैलेंस ऑफ पावर इजराइल और अमेरिका के पक्ष में था। ऐसा लगता नहीं था कि ईरान के पक्ष में बैलेंस ऑफ पावर है, तो ईरान क्या इस ब्लॉकेट को सस्टेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को इवेल्युएट करके, इसका मूल्यांकन करके ही वो कोई कदम उठाएगा। तो ये बात तो हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संभावित ब्लॉकेट और उससे होने वाली जो स्थिति अगर पैदा होती है तो उसे लेकर। अब हम बात करते हैं कि जो ज्यादा आसन्न संकट है, न्यूक्लियर थ्रेट जो है, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो अटैक किया गया है, उससे स्थित जो पैदा हुई है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने जो ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं उससे रेडिएशन फैल रहा है या कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकता है? ये बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं जो मानवता के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर क्या होता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में आप यूरेनियम के इनरिचमेंट के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर परमाणु कार्यक्रम जो हैं वो शांतिपूर्ण होते हैं, यानी आप उससे बिजली बनाने और दूसरी शांतिपूर्ण जरूरतों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ देशों के पास, दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा, करीब 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिन्होंने इस एनर्जी का इस्तेमाल वेपन बनाने के लिए किया है। लेकिन जो भी देश अब न्यूक्लियर प्रोग्राम करते हैं उन्हें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके बावजूद उस पर ये इजराइल द्वारा, अमेरिका द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते रहे कि वो शांतिपूर्ण कार्यक्रम की आड़ में परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और इसीलिए उस पर ये ताजा हमले हुए हैं। लेकिन खुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है
उसकी हेड तुलसी गबार्ड ने इस बात को कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। IAEA ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो एक लिमिट से ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही इंटेलिजेंस हेड के बयान का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है, जिसके बाद तुलसी गबार्ड को भी अपनी पोजीशन को रिवाइज करना पड़ा। तो शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है वो एक लिमिट तक ही किया जाता है। यूरेनियम जो पाया जाता है धरती पर प्रकृति में, वो उसमें दो मेन आइसोटोप इसके होते हैं, एक यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238। यूरेनियम के एक नेचुरल सैंपल में 238 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 99% से ज्यादा होती है और 235 का कॉन्सेंट्रेशन 0.72% होता है, यानी 1% से भी कम। लेकिन बात यह है कि अगर आपको एनर्जी बनानी है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन, यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है। इसी प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट के जरिए अगर U35 आइसोटोप है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 0.72% से 3 to 5% हो जाए तो फिर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, बिजली बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और 3 to 5% इनरिचमेंट या जो यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन है वो पर्याप्त माना जाता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर इसका एनरिचमेंट बढ़ा के आप 20% के आसपास ले जाते हैं तो फिर इसमें न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी आ जाती है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन जो है कम तीव्रता का, कम विध्वंसकारी ही क्यों न हो, लेकिन 20% इनरिचमेंट के बाद खतरे की घंटी बज जाती है। इसलिए इनरिचमेंट प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए किसी भी देश के IAEA के इंस्पेक्टर, जैसा मैंने बताया, वो जाते हैं और देखते हैं कि जिन देशों में भी परमाणु भट्टियां चल रही हैं वहां पर इनरिचमेंट किस लेवल तक किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट वो UN और बड़े देशों को और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को करते हैं। तो ईरान के मामले में भी अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रूप से किसी भी संस्था ने नहीं कहा था कि उनका इनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, बल्कि वो तो अमेरिका के साथ बात कर रहे थे जून से पहले और उनके कार्यक्रम चल रहे थे। अगर आपको आज के लेवल के जो परमाणु बम है वो बनाने हैं तो यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो 90% या उससे ज्यादा किया जाता है और उससे बनने वाला बम बहुत विध्वंसकारी होगा और जिस हिस्से में इस्तेमाल किया जाएगा उस हिस्से को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को खत्म करने की क्षमता वो रखता है, क्योंकि तापमान वृद्धि इतनी ज्यादा उससे हो सकती है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी हमले से अगर परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिका ने हमले किए हैं उससे कोई रेडिएशन नहीं हुआ है जैसा कि अभी तक कहा जा रहा है और परमाणु बम के ट्रिगर होने का कोई खतरा नहीं है, तो फिर हमें चिंतित होने की जरूरत क्यों है? हमें चिंतित होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, इस बात को समझने के लिए क्या आने वाले दिनों में वो अपने और हमले तेज नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, और ईरान जवाबी कार्रवाई में क्या करता है, इससे पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है वो चरमरा रही है। जियो इकोनॉमिक्स की बात तो अभी फिलहाल छोड़ ही दीजिए। मैंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो रिसर्च किए कि उसमें जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, संबंधित जो कागजात हैं, जो मैंने पढ़ाई की, उनके आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के या दूसरे आर्टिकल्स हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कई मायनों में मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और वो मेरे बनाए हुए जो कार्यक्रम है उसके अलावा भी बियॉन्ड जाकर भी पढ़ने की उनकी इच्छा होगी। अगर आपको कोई कमी लगती है, अगर आपको कहीं पर कोई करेक्शन करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किस तरह के कार्यक्रम बनाने हैं ये भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या दूसरे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ने से ज़्यादातर लोगों तक आपके वीडियो के इंप्रेशंस पहुंचते हैं। और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। अगर आप अपने YouTube लॉगिन से देख रहे हैं तो आप डॉलर का जो एक साइन दिख रहा है उसे इस्तेमाल कर सुपर थैंक्स की मदद से मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिससे कि संसाधनों की कमी हम खत्म कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियो आपके लिए ऐसे जानकारी भरे ला सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।